सो हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि हमें अकाउंटिंग से बेसिकली क्या फायदा है। हमें अकाउंटिंग से बेसिकली क्या फायदा है। तो बच्चे, पहला फायदा ये है कि आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मतलब है कि आपको आपके बिजनेस की दो चीजों के बारे में पता चलता है। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको आपके बिजनेस की दो चीजों के बारे में पता चल रहा है। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है? प्रॉफिट या लॉस जानकर। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट जानकर। तो बेसिकली पहला एडवांटेज, पहला फायदा ये है कि मुझे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल रहा है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, यानी कितने एसेट्स, कितनी लाइबिलिटी, कितने कैपिटल, कितना कैपिटल आपके पास है। ठीक है, तो ये मैंने एक्चुअली जो ये बनाया है, ये आपका एक्सप्लेनेशन बनाया है इस पॉइंट का। तो कभी आपको एक्सप्लेन करना हुआ तो आप ठीक इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बनाना नहीं है, लिख सकते हैं। आप लिखेंगे दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। So through accounting we are able to know our profit and loss and our assets, liability and capital. तो बच्चों, पहला एडवांटेज आपका ये है कि आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मिलता है, यानी आपकी मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है अकाउंटेंट से डिसीजन लेने में। सो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट दोनों चीज है। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी है और आपके बिजनेस का एडवांटेज भी है। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी है और आपके बिजनेस का एडवांटेज भी है क्या? अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट को आप असिस्ट करते हैं। आप मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, इसलिए आप अकाउंटिंग करते हैं, और ये असिस्टिंग टू मैनेजमेंट आपके लिए फायदा है। ठीक है, दूसरी चीज, रिप्लेसेस मेमोरी। अरे ये तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब पता है, अकाउंटिंग इनिशियली आया इसलिए था कि बिजनेसमैन जो है ना, वो हर चीज अपने दिमाग में नहीं रख सकता। ही कैन नॉट कीप एंड पुट एवरीथिंग इन हिज माइंड कि मैंने किसको कितना गुड बेचा, किससे कितना पैसा लेना। इसलिए इसको मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए अकाउंट्स आया। हमने बोला बिजनेसमैन सुन, तुझे याद करने की जरूरत नहीं है तुझे किससे कितना पैसा लेना है, या तूने किसको कितने एसेट खरीदे, जो भी तुझे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या करना है? तुझे सिर्फ अकाउंट्स बनाना है, और तेरे अकाउंट्स बनाने से तेरी मेमोरी रिप्लेस होगी, मतलब तुझे याद नहीं रखना। तो बच्चे, पहला फायदा तो ये हुआ कि मुझे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। दूसरा, मैनेजमेंट को असिस्टेंस मिलती है अकाउंट से। तीसरा, मेमोरी रिप्लेस होती है। तो आज के बाद एक और बात सुन लो, अकाउंट्स को लर्न मत कर लेना गलती से। अकाउंट्स को लर्न मत कर लेना, क्योंकि सोचो, जो सब्जेक्ट के आने से मेमोरी रिप्लेस होती है, अगर तुम उसी को मेमोराइज करोगे तो फिर तो क्या फायदा इस सब्जेक्ट का आने का और तुम्हारे पढ़ने का। ठीक है। चौथा, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब है, मैं बताती हूँ। जैसे मेरा एक फ्रेंड है ना, उसका एक बिजनेस था, उसके बिजनेस का नाम था मेसर्स एबीसी। ये मेरे फ्रेंड का बिजनेस है, ठीक है, और ये मेरा बिजनेस है। तो हम दोनों ना, मतलब मैं और मेरा जो फ्रेंड है, वो दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव है। मतलब हर चीज में ना हम लोग कंपटीशन करते हैं। स्कूल में भी ना हम लोग कंपटीशन करते थे कि तेरे मेरे से कितने ज्यादा नंबर आएंगे, या मेरे तेरे से कितने ज्यादा नंबर आएंगे। तो जब उसने और मैंने एक एक बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो हम दोनों ने इसमें भी कंपटीशन लगाया कि तेरे बिजनेस अच्छा या मेरा बिजनेस अच्छा। तो अब कैसे पता लगाएं कि स्कूल में तो मार्क्स से पता चल जाता था कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है, पर कौन सा बिजनेस, किसका बिजनेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये बात जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? इसके बिजनेस के अकाउंट्स को मेरे बिजनेस के अकाउंट से कंपेयर करना पड़ता था। तो अगर अकाउंट्स ना हो तो मैं कभी भी किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती, कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकती कि कौन सा बिजनेस बेटर चल रहा है। इज दैट क्लियर? और छोड़ो यार, दूसरे से क्या कंपैरिजन करना। मेरी खुद की बात ले लो। अगर 2018 साल में मेरा बिजनेस कैसा था और 2019 में मेरा बिजनेस कैसा था, मैं अगर इन 2 साल का कंपैरिजन करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगी? ऑब्वियसली मैम, आप कंपेयर कर लेना प्रॉफिट। आपको पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 2 लाख का, और आपको इस साल प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का, तो आप कंपेयर कर लो कौन सा साल बेटर था। राइट? तो प्रॉफिट कैसे पता चला? अकाउंट्स के थ्रू।
तो इन शॉर्ट अकाउंट्स फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो अगर समझ आ जाएगा ना तो लिख भी पाओगे अपने आप। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। देखो टैक्स जो होता है ना, टैक्स वो हम लोग अपनी कमाई पर देते हैं, हम लोग अपनी इनकम पर देते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमने कितना कमाया, उस पर हम लोग टैक्स देते हैं। तो आप लोग कितना कमाते हो, आप लोग कितना कमाते हो बच्चों, ये बात आपके अकाउंट से पता चलती है। आप लोग कितना कमाते हो ये बात आपके अकाउंट से पता चलती है। तो इसीलिए सिंस टैक्स इज गिवन ऑन इनकम और इनकम पता चलती है अकाउंट से, तो इसलिए अकाउंट्स का फायदा है कि हम लोग अपनी टैक्स लाइबिलिटीज यानी टैक्स को पे ऑफ कर पाते हैं, हमें पता चलता है हमारे को कितना टैक्स पे करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो पहला पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है बिजनेस की, दूसरा मैनेजमेंट असिस्टेंस में हेल्प करता है, तीसरा इट रिप्लेसेस मेमोरी, then we have facilitates comparative study and facilitates the settlement of tax liabilities, facilitates the settlement of tax liability। उसके बाद फैसिलिटेट्स लोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मैं बैंक के पास जाऊंगी, आई विल गो टू बैंक, बैंक 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 बैंक, प्लीज लोन दे दो, प्लीज लोन दे दो, प्लीज लोन दे दो। मैं बैंक के पास गई, मैंने कहा बोला बैंक प्लीज लोन दे दो, पैसे की बहुत जरूरत है। बैंक ने कहा दे देंगे, पर ये कैसे पता चले कि आप फ्रॉड नहीं हो, ये कैसे पता चले कि आप फ्रॉड नहीं हो, आप हमारा पैसा टाइम पे रिटर्न कर दोगे। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ, बस मुझे अभी पैसे की जरूरत है। तो उसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप बहुत अच्छा कमाते हो। मैंने बोला ले यार ले, अकाउंट्स ले, मेरे बिजनेस का अकाउंट्स ले और खुद बिजनेस से पूछ ले, क्योंकि अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ना। तो तू जा बिजनेस के अकाउंट्स ले और बिजनेस से पूछ ले कि मैं कितना अच्छा कमाती हूँ। तो बैंक ने मेरे अकाउंट्स देखे और देखा कि बहुत अच्छा कमाते हैं और लोन दे दिया। तो बच्चों बेसिकली फैसिलिटेट्स लोन एक फायदा है अकाउंटिंग का, आपको लोन आसानी से मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ योर अकाउंट्स। एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हाउ, जरा सुनो। आपने आपने बेसिकली क्या किया, कोई केस चल रहा है मेरे बीच में, मेरे बीच में केस चल रहा है, और केस चल रहा है विभूति के बीच में। तो विभूति और मेरे बीच में चल रहा है केस, किस बात का पता है? विभूति कह रही है, विभूति कह रही है कि उसने मुझे गुड्स दिए, मैं कह रही हूँ इसने मुझे कोई गुड्स नहीं दिए। तो हमारे बीच में केस चल रहा है कि भैया मैं कह रही हूँ विभूति ने मुझे कोई गुड्स नहीं दिए, मेरे पास तो गुड्स पहुंचे ही नहीं, और विभूति कह रही है नहीं जी नहीं, मैंने तो आपको गुड्स दिए थे। तो बच्चों अब विभूति कैसे प्रूव करेगी कि उसने मुझे गुड्स दिए हैं? अपने अकाउंट्स के थ्रू, अपने अकाउंट्स दिखा देगी, अपने बिल्स दिखा देगी, जो भी उसका पास प्रूफ है वो सब दिखा देगी। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली विभूति ने गुड्स दिए हैं या नहीं दिए। तो अकाउंटिंग यस एक एविडेंस के तौर पे, एक प्रूफ के तौर पे भी कोर्ट में यूज किया जा सकता है जब जरूरत हो। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो जरा एक बार ना इस इंसॉल्वेंसी का मतलब समझ लेते हैं। क्या आप लोग सब लोग इनको जानते हैं? विजय माल्या, विजय माल्या को जानते हैं आप लोग? डू यू नो हु इज विजय माल्या? मैम आरसीबी का ओनर था। विजय माल्या बेसिकली क्या था, किंगफिशर का एक तरीके से इसकी कंपनी थी, और इसने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया था, और क्योंकि इसने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया था तो ये रिटर्न नहीं कर पाया था, इसके पास पैसा खत्म हो गया था। तो हमारे कोर्ट में इसको, इससे जितना पैसा रिकवर हो सकता था रिकवर करके इसको एक इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, इसको एक इनसॉल्वेंट इंसान डिक्लेयर कर दिया था। इनसॉल्वेंट मतलब, इनसॉल्वेंट मतलब ऐसा इंसान, ऐसा इंसान who is unable to pay its debt। जब आप अनेबल हो जाओ, मतलब आपकी एबिलिटी ना रहे आपके डेब्ट्स को पे करने की, तो आप इंसॉल्वेंट हो गए। मतलब मैंने अपना पूरा घर बेच दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच दी और सब कुछ बेच दिया लोन को वापस करने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे लोन अभी भी बच गए।
ठीक है, मेरी जैसे मानो मेरे ऊपर लोन थे 10 लाख रुपए के, अब मैंने अपने सारे एसेट्स बेच दिए, मैंने अपने सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे घर बेच दिए, तो भी मुझे 8 लाख ही मिले। तो मैंने 8 लाख को, जो 10 लाख के लोन था उसमें से 8 लाख को तो पे कर दिया, लेकिन 2 लाख के लोन अभी भी बच गए। तो जब आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि आपके पास पैसा ही नहीं है, पैसा मतलब आपके सारे एसेट्स बिक जाने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है जिससे आप अपने लोन्स को पे कर सको, तो ऐसे इंसान को हमारा लॉ इंसॉल्वेंट कहता है। इंसॉल्वेंट कहता है। और एक और बात बता दूं बच्चों, इंसॉल्वेंट वो इंसान हु इज अनेबल टू पे इट्स डेट। और ये ना कोई अपनी मर्जी से अपने आप को नहीं अपना नाम रख सकता, कोई अपनी मर्जी से अपना नाम नहीं रखेगा। ये बात सुन लो, नोबडी विल कीप दिस नेम ऑन योर ओन। मतलब मेरा कल को पैसे देने का मन नहीं है, मैंने क्या करा, अपना सारा गोल्ड ना छुपा के कहीं रखवा दिया किसी के पास। अब मैंने कहा देख लो यार, मेरे पास तो कोई एसेट ही नहीं है, देख लो मैं तो बेचारी गरीब हूँ, तो मैं मार्केट में बोल दूं मैं तो भाई इंसॉल्वेंट हो गई, बाय, ऐसा बोल के मैं चली जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। आप इंसॉल्वेंट हो या नहीं हो, ये बात आपको कोर्ट बताएगा, आप खुद नहीं बता दोगे। नहीं तो लोग तो ऐसे मजे करेंगे, लोन ले लेंगे फिर कहेंगे हम तो इंसॉल्वेंट हो गए, सॉरी बाय। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोर्ट बताएगा, कोर्ट विल टेल यू कि आप इंसॉल्वेंट हो या नहीं हो। बट एनी हाउ अकाउंटिंग मदद करता है इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो जब आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हो तो हम देखते हैं कि आपके पास कितने सारे एसेट्स थे, उनको बेचकर आपके लोन्स को पे किया जाता है। तो ये जो क्या पता चलता है कि आपके पास कितने सारे एसेट्स हैं, आपके पास कितने सारे लोन्स हैं, ये अकाउंट्स के थ्रू पता चलता है। तो अकाउंटिंग का एक फायदा है कि आपको हेल्प करता है इंसॉल्वेंसी के टाइम पे भी। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। समझ आया ये वाला पॉइंट? एक्सक्यूज मैम, यस यस यस। मैम जो बचा हुआ पैसा होता है वो कोर्ट कहाँ से लेता है? बच्चे, कोर्ट कहीं से भी नहीं लेता, मैम वो माफ हो जाता है? वो माफ हो जाता है, ये मान लो यार जिन्होंने तुम्हें लोन दिया है उनका लॉस हो जाता है। आपको पता है हमारे बैंक्स के एक एसेट है जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, आपने पूछा तो मैं डिस्कस कर रही हूँ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना बैंक उनको बोलते हैं जो पैसा बेसिकली उनका एक तरीके से डूब गया, जो बैंक ने उनको लोन दिया था पर एक्चुअली में अब वो पैसा रिकवर नहीं होने वाला क्योंकि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो उनको वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों के साथ कि बैंक का उस समय लॉस हो जाता है, इसलिए बैंक बहुत कॉशियस होकर लोन प्रोवाइड करता है। बैंक बहुत कॉशियस होकर लोन प्रोवाइड करता है। बैंक का हर साल बहुत सारा लॉस होता है। विजय माल्या ने लॉस किया, और भी ये जो मोदी था, ये जो गीतांजलि का ओनर, इसने लॉस किया, बैंक का पैसा लेकर लोन लेकर चला गया, अब कहीं मिल ही नहीं रहा। यस, बैंक में भी ऐसे बहुत सारे जो है स्कैम्स चले हैं जो सामने आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो एनी हाउ मतलब लॉस होता है, फिर नहीं, अगर कोई सामने वाले का सब कुछ बेच दिया अभी भी नहीं दे पा रहा तो वो बैंक को उठाना पड़ता है, जिसने लोन दिया। ठीक है, तो खैर, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसका मतलब ये है कि कल को ना मेरे पास रौनक आता है और रौनक आके कहता है कि रौनक मैम, मेरे को ना आपने मेरे को 10,000 देने थे। तो मैं बोलती हूँ नहीं रौनक, ऐसे कैसे 10,000 देने थे, मेरे हिसाब से तो मेरे को आपको 6,000 देने थे। तो बच्चों ये जो सेटलमेंट है, ये 10,000 मांग रहा है, मैं बोल रही हूँ 6,000, तो हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे, किसकी मदद से? अकाउंट्स की मदद से। रौनक मुझे अपने अकाउंट दिखा देगा, मैं रौनक को अपने अकाउंट दिखा दूंगी, फिर हम लोग टैली कर लेंगे कि किसके सही है, और फिर हम लोग एक दूसरे को जो भी पे करना है वो कर देंगे। तो ये फायदा होता है अकाउंट्स का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, रिप्लेसेस मेमोरी करता है, कंपैरेटिव स्टडी को फैसिलिटेट करता है, कंपैरेटिव मेरा फ्रेंड और मैं कंपेयर कर पाए, टैक्स लाइबिलिटीज को पे कर पाते हैं हम लोग, लोन ले पाते हैं बैंक से, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है, इंसॉल्वेंसी के टाइम में हेल्प करता है, और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स भी करता है। तो ये आपके टोटल जो है कुछ 9 पॉइंट्स हैं आपके सामने। तो एक बार जरा रिवाइज कर ले जल्दी से, चलो मेरे साथ रिपीट करो सब, अपना जो है म्यूट जो है ऑफ कर दो और अनम्यूट हो जाओ, और जल्दी से जो है हमें साथ रिपीट करो। मेरा पहला एडवांटेज क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। 2 से 3 बच्चों की आवाज आ रही है, बस सबकी आनी चाहिए आवाज। तीसरा, रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी। उसके बाद फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी।
facilitate settlement of tax liabilities, abilities, facilitate loans, 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 evidence in court, court, assistance in the event of insolvency, solvency, और हेल्पफुल इन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। account, मैम देखो हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है, हमें मैनेजमेंट को असिस्ट करने में मदद करता है, हमको मेमोरी रिप्लेस करता है, हमें कंपैरेटिव स्टडी फैसिलिटेट करता है, और हमें टैक्स लाइबिलिटीज को जो है बेसिकली सेटलमेंट में मदद करता है। तो मैम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, रिप्लेसेस मेमोरी, कंपैरेटिव स्टडी, टैक्स लाइबिलिटीज, एविडेंस इन कोर्ट, loans, assistance in solvency in the event of insolvency, and helpful in settlement of accounts। बच्चों एडवांटेजेस का एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? एडवांटेजेस का पॉइंट क्लियर हो गया? yes ma'am, तो चलो अब डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। अगर कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे, अगर कुछ फायदा था तो कुछ नुकसान भी था। तो जरा क्या नुकसान था देख लेते हैं। क्या नुकसान था देख लेते हैं जल्दी से। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इनका सबसे बड़ा जो लॉस है, मतलब सॉरी लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है, वो ये है कि ये कहते हैं कि अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है। अब इससे इनका क्या मतलब है जरा बात करेंगे। कहते हैं अकाउंटिंग ना वैसे तो रियलिटी बेस्ड होती है, मतलब एक्चुअली मेरे पास जितने गुड्स आए मैं वो लिखती हूँ, मेरे पास एक्चुअली कितने गुड्स गए मैं वो लिखती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो अकाउंटिंग में बहुत अनरियलिस्टिक है। फिर भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो अकाउंटिंग में बहुत अनरियलिस्टिक है। वो क्या है जरा देखते हैं। बच्चे आपने एसेट कितने का खरीदा ये तो रियलिटी है कि मैंने मशीन 1 लाख की खरीदी, पैसा गया सब, तो ये तो एग्जैक्ट बात है कि 1 लाख रुपए गए और ये सब पूरी सच्ची बात है। लेकिन अनरियलिस्टिक मैं कहती हूँ उस एसेट पे लगने वाले डेप्रिसिएशन को। आप बोलते हो डेप्रिसिएशन मतलब कि आपने अपना कितना एसेट यूज किया। अब ये एक फुली एग्जैक्ट बात नहीं है। आप एक एस्टिमेट, आपकी अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें एस्टिमेट में बेस्ड है, ठीक है। काफी सारी चीजें तो एग्जैक्ट मतलब जितना जो चीज है वैसी बेस्ड है, लेकिन देयर आर सम थिंग्स इन अकाउंट जो एस्टिमेट बेस्ड है। जैसे डेप्रिसिएशन आप प्रिडिक्शन एस्टिमेट के हिसाब से लगाते हैं। आपको लगता है आप इस साल 10,000 यूज करते हैं तो आप ये एस्टिमेट के हिसाब से लगा रहे हैं, तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि अकाउंटिंग का एक डिसएडवांटेज है कि वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। 100% हम अकाउंटिंग को रियलिटी बेस्ड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में ऐसी कुछ चीजें अप्लाई होती है जैसे कि डेप्रिसिएशन जो बेसिकली एस्टिमेट के बेसिस पे लगाया जाता है। मैंने आज मशीनरी 10,000 की यूज करी है, मैंने बोला मैं और आप दोनों फ्रिज लेकर आए, लेकिन आप कह रहे हो कि आप एक साल में फ्रिज को 20,000 का यूज करते हो और मैं कहती हूँ मैं एक साल में फ्रिज को 10,000 का यूज करती हूँ। तो हम दोनों अपने अपने हिसाब से एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। उसका जवाब ये है कि अकाउंटिंग की जो फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी हर एक चीज रियलिटी बेस्ड नहीं होती, ठीक है। फाइन, इसको भी मैं आपको रीड भी करवाऊंगी। एक काम करती हूँ मैं पहले आपको रीड करवा देती हूँ। तो ये है आपके हम लोग चलेंगे हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। पहला जो हम बात कर रहे थे इसको रीड भी कर लेते हैं। Although most of the transactions are recorded on the basis of evidence, ठीक है, जैसे हमने गुड्स खरीदे या हमने कोई कैश हमें मिला, ये सब चीजें, ये ट्रांजैक्शंस हम लोग एक एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे गुड बेचे तो आपके पास बिल या इनवॉइस होगा, आपको पैसा मिला तो आपके पास रिसिप्ट होगा, तो ये सब चीजों के फॉर्म में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। लेकिन येट सम एस्टिमेट्स आर आल्सो मेड फॉर एसेटेनिंग प्रॉफिट या लॉस। वैसे तो अकाउंटिंग में हर चीज उन्होंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही रिकॉर्ड होती है, मतलब रियलिटी बेस्ड होती है, लेकिन फिर भी कुछ एस्टिमेट्स हैं जैसे कि
जैसे कि डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना, जैसे कि डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना वन ऑफ दी एस्टिमेट है। आप एस्टिमेट बेसिस पर कहते हो कि मेरा इतना डेप्रीसिएशन या मेरा इतना एसेट यूज होगा, इस वजह से ये एक लिमिटेशन है दैट अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ये बात क्लियर हो गई बच्चों आप लोगों को? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट से क्या मतलब है मेरा? हाँ जी मैम, आ गया समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। अब ऐसा क्यों होता है जरा मैं आपको बता देती हूँ। पता है क्या हुआ था मेरे साथ? मैं अराउंड 2015 में 2015 में ना 2015 में मैंने एक लैंड खरीदा था। क्या खरीदा था? लैंड खरीदा था। वो लैंड मैंने उस समय बच्चों 50 लाख का खरीदा था। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है आज 2020 है, आज जब मैं मार्केट में जाऊंगी इस लैंड को बेचने के लिए तो कितने का बिक जाएगा लैंड? एक मैम 2 करोड़। एस्टिमेट 2 करोड़। और कोई एस्टिमेट देना चाहेगा कुछ भी, मतलब मैम इतने का बिकेगा आप जाओगे तो मार्केट में, ऐसा कुछ? 75 लाख का बिक जाएगा। 75 लाख का बिक जाएगा। और कोई बच्चा भी है? मैम कम भी तो बिक सकता है। यार कम में बिक नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज है, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस ना हाई जाता है जनरली। पर एनी हाउ कम में भी बिक सकता है, बिल्कुल बिक सकता है। अगर वहां पे कुछ अर्थक्वेक आ गया हो या वहां पे कुछ भी, मतलब कुछ भी डैमेज हो गया है, वहां पे भूत आने लग गए हो तो लोग ना खरीदे तो मुझे कम में भी बेचना पड़ सकता है। मान लो 40 लाख का भी बेचना पड़ सकता है। तो एनी हाउ आप ये कहना चाहते हो कि मैम आपका जो लैंड है जो आपने 50 लाख का खरीदा था, 2020 में वो मार्केट उसकी वैल्यू 2 करोड़ भी हो सकती थी, 75 लाख भी हो सकती थी, या 40 लाख भी हो सकती थी, है ना? मार्केट वैल्यू 2 करोड़ भी हो सकती है, 75 लाख भी हो सकती है, 40 लाख भी हो सकती है। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है बच्चों कि मैं अकाउंट्स में चाहे मेरे एसेट की वैल्यू कुछ भी हो, मार्केट में चाहे मेरे एसेट की वैल्यू कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने अकाउंट्स में एसेट को पता है किस वैल्यू से दिखाती हूँ? जिस वैल्यू पर मैंने उस एसेट को परचेज किया होता है। तो इसलिए वो कहता है द बैलेंस शीट डज नॉट शो द अमाउंट ऑफ कैश विच द फर्म मे रियलाइज बाय द सेल ऑफ ऑल द एसेट्स। तो बेशक 2020 में मेरे लैंड की वैल्यू मान लो 2 करोड़ है, तो मैं अपने एसेट को 2 करोड़ का नहीं 50 लाख का ही दिखाऊंगी। ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट्स में ऐसा रूल है कि आप जिस वैल्यू पर एक एसेट को खरीदते हो आपको उस वैल्यू पर ही बिजनेस में जब तक वो एसेट है उस पर दिखाना पड़ता है। तो लैंड मेरी बुक्स में 2020 में भी 50 लाख का दिखेगा, 2025 में भी 50 लाख का दिखेगा, जबकि सच्चाई क्या है कि 2020 में मार्केट में 2 करोड़ वैल्यू है। 2015 में आपके लैंड की वैल्यू 50 लाख की आपने खरीदी थी लैंड, लेकिन 2020 में मार्केट में इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 2020 में भी अपने लैंड को उसी वैल्यू पे लिखूंगी जिस वैल्यू पर मैंने खरीदा है, यानी 50 लाख का। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसलिए कहता है कि अकाउंट्स की गलत बात है। अकाउंट्स रियलाइजेबल वैल्यू क्यों नहीं दिखाता, मतलब वो उस वैल्यू पर एसेट को क्यों नहीं दिखाता जिस पर वो रियलाइज हो रहा है। यानी आज अगर मैं वो लैंड बेचती हूँ तो मुझे 2 करोड़ रियलाइज होंगे, मतलब जो 2 करोड़ मिलेंगे, तो मैं अपने बैलेंस शीट में अपनी बुक्स में इसको 2 करोड़ का क्यों नहीं दिखा रही हूँ, मैं उसको 50 लाख का क्यों दिखा रही हूँ? तो ये डिसएडवांटेज है। वो कह रहे हैं डिसएडवांटेज है कि बैलेंस शीट जो, क्योंकि बैलेंस शीट वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपके एसेट्स बैलेंस शीट में आते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि बैलेंस शीट जो है ना वो उतना पैसा नहीं दिखाता जितना एसेट्स को बिकने पे मिलता है। तो वो इन शॉर्ट कह रहे हैं कि डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू, जितने का आपका एसेट बिक जाएगा वो उतने की वैल्यू शो नहीं कर रहा, ये उसकी एक गलत बात है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ जी मैम, हो गई। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं।
the qualitative elements. Accounting ignores the qualitative elements. Qualitative मतलब quality, qualitative मतलब quality. मेरा एक स्टाफ है, वो एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, अकाउंट्स में नहीं लिख सकते. उसको बस जितनी सैलरी दे रहे हो ना उतना ही लिख सकते हैं. तो आप अकाउंट्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं लिख सकते जो क्वालिटी की टर्म्स में हो. आप सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस यानी जो चीज मनी टर्म्स में होती है आप अकाउंट्स में वही लिखते हो. अकाउंट्स मतलब पैसा. जो चीज पैसा नहीं वो चीज अकाउंट्स नहीं. मतलब जो चीज आप पैसे में नहीं तोल सकते हम उसे अकाउंट्स में नहीं लिख सकते. ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? We cannot show it in our accounts unless it is measured in money. Unless it is measured in money. So since accounting is confined to monetary matters, तो qualitative elements जैसे quality of staff, industrial relation, public relations हम ignore करते हैं. तो ये भी एक disadvantage है accounting की. दूसरा, accounting ignores the price level changes. अब ये क्या नई कहानी है, जरा सुनो. सच बताना, दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सच बताना, क्या 2014 में मैं जो चीजें 1000 रुपए में खरीद सकती थी, क्या 2020 में भी क्या मैं उतनी ही चीजें 1000 रुपए में खरीद पाऊंगी? नो मैम. नो मैम. क्या ऐसा? नो मैम. अच्छा ठीक है. क्या 2025 में खरीद पाऊंगी? नो मैम. मैम. कभी भी नहीं खरीद पाओगे मैम आप. क्यों पता है? क्योंकि आपका जो मनी वैल्यू होती है, आपके मनी वैल्यू मतलब 1000 में मैं क्या क्या ले सकती हूँ, 1000 में मैं यहाँ क्या क्या ले सकती हूँ, यानी आपकी जो मनी वैल्यू है वो मनी वैल्यू विद टाइम जो है वो कम होती जाती है. विद टाइम आपकी मनी वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि आपके प्राइस में चेंजेस आता रहता है. देखो ना, मनी जो एज अ मेजरमेंट यूनिट आप अकाउंट्स में यूज करते हो, ये बिल्डिंग 2 लाख की है, ये फर्नीचर 1 लाख का है, मतलब जिसमें आप अपनी सारी चीजों को मेजर करते हो, वो वैल्यू में चेंज होता रहता है. इट चेंजेस इन वैल्यू क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहता. मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है. जो 1000 रुपए में मैं 2014 में ले सकती थी वो मैं 1000 रुपए में 2020 में नहीं ले सकती. हमारे पेरेंट्स हमें स्टोरी सुनाते हैं कि पहले जो था उनके टाइम पे, जैसे मान लो 1995 में अराउंड जो गोल्ड था वो अराउंड 10,000 पर 250 ग्राम था. लेकिन आज 2020 चल रहा है, आज गोल्ड का रेट कुछ 30 से 40 के बीच में है. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट 30 से 40 के बीच में है गोल्ड का रेट. तो मतलब मैम तुम समझ, 40 से भी ऊपर चला गया मैम. 40 से भी ऊपर चला गया. आदित्य बताएगा गोल्ड का रेट. इज ही प्रेजेंट टुडे विद अस? ओके, आज आया नहीं है वो. मैम 46 पॉइंट कुछ है. ओके 46 पॉइंट कुछ है. लो यार शिट, इतना महंगा हो गया. चलो तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मनी अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है? क्या मनी की वैल्यू चेंज होती है? क्यों होती है? क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहता. मनी कभी भी, तभी तो इन्फ्लेशन होती है बच्चों, महंगाई इसी तो कहते हैं, क्योंकि पैसे की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है. पर प्रॉब्लम ये है हमारी अकाउंट्स में ये चीज दिखाई नहीं जाती. अगर मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने 2014 में बैंक में 1 लाख रुपीस मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं और सेम पैसे 2020 में भी पड़े हैं, तो बच्चों ये बात एक जैसी नहीं है. क्योंकि 2014 में जो मैं 1 लाख से चीजें ले सकती थी वो 2020 में नहीं ले सकती. समझ रहे हो? लेकिन फिर भी मैं 2014 में इसको भी 1 लाख बोलती हूँ और इसको भी 1 लाख बोलती हूँ. तो इसी बात को वो कहता है कि अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस. इसी कहानी को वो कहता है दैट अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस. ठीक है? और एक बहुत, ये समझ आ गया हाउ अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस? यस मैम, आ गया. चलो बढ़ गया. और ये देखो लास्ट पॉइंट इसका, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. अब ये बड़ी समझने वाली बात है, विंडो ड्रेसिंग की क्या कहानी होती है. तुम लोग ना बहुत बार जैसे शॉप्स पे जाते हैं हम लोग, वी ऑलवेज यूज्ड टू गो, मतलब हम लोग जाते थे, आजकल तो नहीं जा रहे हैं, बहुत शॉपिंग करने जाते थे, मॉल्स में जाते थे. तो जब भी आप मॉल्स में जाते थे तो आपने देखा होगा कि जब एक शॉप होती है, जैसे ये शॉप है, मेरी कोई ड्राइंग अच्छी नहीं है, स्टिल आई एम ट्राइंग. ये जैसे शॉप है, ये शॉप का एंट्रेंस है, तो ये शॉप का जैसे मान लो डोर है,
ठीक है, ये डोर है शॉप का, ये जैसे ग्लास डोर है, दिस इज अ ग्लास डोर। तो इस ग्लास डोर की जब मैं बात करती हूँ तो जैसे इसके बाहर ना बहुत जैसे कोई गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है, तो वो अपने बाहर डिस्प्ले में ना सबसे अच्छे क्लोथ्स रखते हैं, मतलब सबसे उनके जो बेस्ट क्लोथ होते हैं ना उन्हें डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, बड़ी सुंदर सुंदर सी लाइट लगाते हैं जिससे शाइन पड़े कपड़ों पर और वो और सुंदर लगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर कोई ना अपनी शॉप को बाहर से बहुत सुंदर दिखाता है, अपने शॉप का बेस्ट आइटम बाहर मार्केट में दिखाता है ताकि कस्टमर उसी को देखकर अंदर एंटर करे, ठीक है। तो इसको ना विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि जो चीज आपकी शॉप के अंदर नहीं है आप उससे और बेटर शॉप के बाहर दिखा रहे हो, ठीक है। तो आप बेसिकली विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो मतलब आप अपनी शॉप की विंडो को ड्रेस कर रहे हो, ये समझ लो, उसको बिल्कुल एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो जो शॉप से बिल्कुल हटकर है। मतलब मैं एक बार क्या हुआ, मैं एक शॉप पे गई, उसके उसके बाहर ना उसके बाहर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, उसके बाहर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, पर क्या हुआ, बाहर तो अच्छे प्रोडक्ट्स थे उसके, जब मैं अंदर गई तो अंदर जाकर क्या होता है, मुझे बहुत बेकार प्रोडक्ट्स दिखते हैं, बस बाहर से सुंदर लग रहे थे वो, बस वो प्रोडक्ट्स जो थे वो बाहर से ही सुंदर लग रहे थे, वो वो प्रोडक्ट्स मुझे बाहर से सुंदर लग रहे थे, तो मैं गई उस शॉप पे और वहां जाकर मुझे दिखा कि अंदर तो बहुत बेकार प्रोडक्ट्स है। तो बेसिकली उस शॉपकीपर ने विंडो ड्रेसिंग कर रखी थी, उसने मैन्युपुलेशन कर रखी थी अपने अकाउंट्स की। अकाउंट्स की मैन्युपुलेशन करने का मतलब क्या है कि उसने ऐसा शो कर रखा था कि उसका जो है बहुत बेटर है, ठीक है, उसका बहुत बेटर है, ये बात उसने शो कर रखी थी। तो अकाउंटिंग में भी हम लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं, अकाउंटिंग में भी हम लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट करो जिससे आपके अकाउंट्स की मेन इंफॉर्मेशन, वाइटल फैक्ट्स छुप जाएं और आपके बिजनेस की पोजीशन बेहतर दिखे जो कि वो एक्चुअली है, आपके बिजनेस की पोजीशन बेहतर दिखे वो एक्चुअली है। तो द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स so as to conceal vital facts, so as to conceal vital facts, vital facts मतलब important information को छुपा सके, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा सके और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सके। तो अकाउंट्स में ना ये डिसएडवांटेज है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसे फ्रॉड्स कर सकते हैं, ये अकाउंट्स का डिसएडवांटेज है। हम अपने बिजनेस को बेहतर दिखा सकते हैं अपने अकाउंट्स की फॉर्म में जो वो एक्चुअली है, इसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, और ये क्योंकि हम अपने अकाउंट्स में कर सकते हैं इसलिए हम इसे डिसएडवांटेज कहते हैं। तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, और विंडो ड्रेसिंग से मेरा मतलब है, विंडो ड्रेसिंग से मेरा मतलब है कि आप कह रहे हो कि आप अकाउंट्स का मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप अकाउंट्स का मैनिपुलेशन कर सकते हो इस तरह से कि आपके अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट वाइटल फैक्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो छुप सके, उससे बेटर दिख सके। सो इट मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स so as to conceal vital facts and present the financial statements in such a way so as to show the better position than what it actually is। तो आप अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाते हो और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसा दिखाते हो ताकि वो और बेटर दिख सके जो कि वो एक्चुअली है। इस सिचुएशन में आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है आपका, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर पिक्चर नहीं देती क्योंकि आपने कुछ चीजें उसमें छुपा रखी है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो अकाउंटिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग के ये सारे डिसएडवांटेज है दैट अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि एसेट को एग्जैक्टली उस वैल्यू पे दिखाता है जिस वैल्यू पर हम खरीदते हैं। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। सच बताऊं, इनको पता है कैसे ध्यान रखना, ऐसे फुली एग्जैक्ट वर्ड आए ना, फुली एग्जैक्ट वर्ड आए तो इसका मतलब याद रखना एस्टिमेट। फुली एग्जैक्ट वर्ड मतलब एस्टिमेट, कि अकाउंट्स में बहुत चीजें एस्टिमेट बेसिस पे होती है, जैसे डेप्रिसिएशन। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स तो तुम्हें पता ही है, क्वालिटी नहीं दिखा सकते। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, तो यहाँ पे प्राइस लेवल चेंजेस से मेरा मतलब है मनी वैल्यू स्टेबल नहीं रहती। रिलाइजेबल वैल्यू मतलब एसेट्स रिलाइज
करने की वैल्यू। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं आप लोग,